सड़क हो या संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक आवाज़ हमेशा बुलंद रही। पिछले कई महीनों में हमने देखा वो आवाज़ है असदुद्दीन ओवैसी की, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं। ओवैसी साहब, मैं देख रहा था, हैदराबाद में आया हूँ आपके पास, और जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया, सड़कों पर आया, तो मैंने देखा कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आप लोग मुजाहरा कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। आप पहले भी प्रदर्शन करते रहे, उसके बाद संसद में आपने बोला लगातार, सुप्रीम कोर्ट में आप 2 दिन मौजूद रहे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत भी दे दी। अब यहाँ मुजाहरा करने का क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जानने से पहले पार्लियामेंट में जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, उस वक्त भी हमने उसका अपोज किया, मुखालिफत की। फिर उसके बाद जब पार्लियामेंट की जॉइंट वर्किंग कमेटी में इसको भिजाया गया, तो ओम बिरला साहब, स्पीकर साहब ने मुझे मेंबर बनाया उसका। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जितने 6 महीने उसमें डिलिब्रेशंस हुए, उसके हर दिन जितने मीटिंग्स हुए, मैंने और जितने नॉन एनडीए के एमपीज थे, उन सब ने एक ही आवाज़ में इस बिल के जितने 44 अमेंडमेंट्स थे उस वक्त तक, उसका अपोज किया हमने। अब जब पार्लियामेंट में जो बिल जॉइंट वर्किंग कमेटी में बीजेपी एनडीए के पास मेजॉरिटी थी, उन्होंने हमारे अमेंडमेंट्स को, हम कामयाब नहीं हो सके। पार्लियामेंट बिल आया, उस डिबेट में भी, और फिर बाद में वोटिंग हुई तो हमने उसके खिलाफ वोट दिया। और हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड ये रहा, इंट्रोडक्शन से लेके जेडब्ल्यूसी और बाद में पार्लियामेंट ने जब इसको कानून बनाया, कि ये बिल संविधान के खिलाफ है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 शामिल है, और आर्टिकल 13 भी है इसमें। और इसी को जब हम कह चुके हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसका इन्हीं लाइंस पर इसका अपोज किया, तो जाहिर है हमको, तो जब वहाँ पर 232 एमपीज उस वक्त उस लोकसभा में उस बिल के खिलाफ वोट दिए। अगर आप देखेंगे, मैं 2004 से पार्लियामेंट में हूँ। जब यूपीए की 10 साल की सरकार थी, अब नरेंद्र मोदी की 10 साल, अब 11 साल हो गए, कभी भी अपोजिशन किसी भी लॉ का, जब बिल लॉ बन रहा था, तो इतने बड़ी तादाद में वोट नहीं दिया। 232 आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार में जब दूसरी तरफ अपोजिशन था, फिर नरेंद्र मोदी की 2 टर्म 2014, फिर 19, अब कभी भी अपोजिशन इतनी बड़ी तादाद में किसी गवर्नमेंट सत्ता में जो है उनके खिलाफ मिलकर वोट नहीं दिया। ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम है कि इसको देश कबूल नहीं करेगा। अब मसला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की डिलिब्रेशंस के बाद एक इंटरिम रिलीफ दिया है। मैं उसको बड़ा कॉशियसली लेता हूं, क्योंकि इसमें और करीब 40-42 ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान हो रहा है। मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जा रहा है। तो इसीलिए हमारा जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में, हमारा एक ही नारा है कि संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ। और हमारा मानना यह कि ये बिल खुद काला कानून है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको या तो सरकार वापस ले ले तो बेहतर होगा। ये प्रदर्शन करने की हमको जरूरत नहीं है, जनता में जाने की जरूरत नहीं है, या नहीं तो फिर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या टाइमलाइन तय करता है, वो तो पता चलेगा। कल के जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई, उसमें सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई अंतरिम आदेश तो आया नहीं। 2 चीज़ों पर हमने कहा है कि भाई यथास्थिति बनी रहेगी और वक्फ बोर्ड नहीं बनेंगे या वक्फ काउंसिल नहीं बनेगी। तो कोई अंतरिम आदेश जो पहले दिन जिसकी बात कही जा रही थी कि लिखने वाले थे जज साहब, वो नहीं हुआ। क्यों झूठ बोलते हैं? कोर्ट का ऑर्डर है भाई। ऑर्डर किसने दिया? इंटरिम रिलीफ सरकार ने दिया या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने दिया? वो बोले ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने ऑर्डर लिखाया। पहले ही दिन ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने ये बात कही थी। दूसरे दिन फिर बहस हुई, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने एक इंटरिम रिलीफ का ऑर्डर दिया। तो बीजेपी का मामला ऐसा है ना कि गिरे तो गिरे हमारी टांगों पर, तो ये मामला है उनका, और कुछ नहीं है भाई। जब आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल से लेकर जॉइंट वर्किंग कमेटी के डिलिब्रेशंस से लेकर फिर दोबारा लोकसभा में जब बिल लाया गया, हम सब कह रहे थे कि मत करिए, गलत होगा। जो राइट्स, जो प्रिविलेजेस
संविधान के तहत आपने हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड को, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड को और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दिए, वही मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को मिलनी चाहिए। तो आपने उसके ऑपोजिट काम किया। तो जाहिर है, तो इसमें तो पूरे देश में तो ये तो इसके खिलाफ आवाज उठेगी ना, जब आप मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मस्जिद पर, उनकी दरगाह पर, खानकाहों पर, इमाम बाड़ों पर, हमारी शनाख्त पर, हमारी तहजीब पर हमला कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट तो करना लाजमी है। अच्छा, वक्फ बाई यूज़र या जो वक्फ बोर्ड का इशू है ये तो है ही, और भी ऐसे बिंदु हैं जिस पर आप तो कह रहे 44 के 44 है, लेकिन अगर बीच का कोई रास्ता निकाला जाए कुछ बिंदुओं पर जो महत्वपूर्ण आप चाहते हैं कि भाई ये तो खत्म होने ही चाहिए, इसके अलावा तरमीम किया जा सकता है। अब बीच का रास्ता कहाँ निकलेगा? बीच का रास्ता तो उस वक्त निकलता था जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार से कहा। देखिए, अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले कोई स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन नहीं किया। मैं तो बहुत सारे ना जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट में खुद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जो हमको दिया कागज, हमने जब सवाल किए थे, उसमें उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी जब मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थी, वो इन स्टेट्स के वक्फ बोर्ड से मिलती थी। ठीक है, मिला आपने, मगर क्या उसमें आपने कहा कि हम बिल लाने वाले हैं? क्या आप उसमें कहा कि आप वक्फ बाई यूजर निकालेंगे? क्या आप उसमें कहा कि हम मुस्लिम धर्म बोर्ड में गैर मुस्लिम को लाएंगे? क्या आपने उसमें कहा कि आप कलेक्टर और से फैसले करवाएंगे, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे? एक भी नहीं। जितने अमेंडमेंट्स जो सरकार ने पेश किए, उस एक अमेंडमेंट का जिक्र, जितने फोटोज डाले, आप देख लीजिए, आप जी वेबसाइट पर है, उसमें जिक्र ही नहीं है। तो कहां स्टेक होल्डर से आपने बात की? अब बोलते हैं नहीं हमने ज्वाइंट वर्किंग कमेटी बनाई। भाई, बिल बनाने से पहले सरकार नोटिफिकेशन देती है कि किसी को उसके खिलाफ बोलना है, तायीद उम्र, आइए बोलिए। आप अचानक बिल डालिए। हाँ, अब ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को भी आपने इतना स्कटल कर दिया। भाई, जहां तक मुझे मालूम, एक हफ्ते में 4-4 दिन ज्वाइंट वर्किंग कमेटी बैठती थी और एक दिन 8-8, 10-10 घंटे बैठते थे। तो कौन सा आपने उसमें सुना इस लोगों को? लेकिन मुझे याद है कि किरण रिजिजू ने जब बिल लाया गया जेपीसी बनने से पहले, उस वक्त भी कहा कि मत बोलिए। देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो होती है उसको इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होते हैं। ज्वाइंट वर्किंग कमेटी सिर्फ एक बिल जो पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस हुआ उसके लिए बनाई जाती है। ये झूठ बोलता है चेयरमैन। वो तो कह रहे हैं जगदम्बिका पाल झूठे हैं। उनको पहले पूछिए जेडब्ल्यूसी या जेपीसी, पूछिए उनसे, उनकी झूठ मालूम हो जाएगी आपको। उनको झूठ बोले जाते हैं जेपीसी। किरण रिजिजू ने संसद में, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में है, उन्होंने कहा कि राज्यों के नाम बताए, वहां से इतने हमारे पास आई, ये सारी चीजें संसद के अंदर। कोई नहीं है। आप पढ़िए ना, जो हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कमेटी को दिए थे पार्लियामेंट की, उसमें एक सेक्शन का जिक्र नहीं है। भाई, मिल रहे हैं, आप कोई मंत्री जाके मिलता है, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें कहां जिक्र है? बताइए। सब झूठ बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से तो ये कहा गया, दाऊदी बोहरा जो समुदाय है मुस्लिम, उनसे मुलाकात हुई कि मेरे ये अचानक से नहीं हो गया सब कुछ, 5 साल तक बहुत नजदीक से मैंने देखा। उन्होंने कहा कि 3 साल तक मैंने दाऊदी बोहरा के जो उनके रूहानी पेशवा है, जिसको दायुल मुतलक हमारे बोहरा भाई कहते हैं, उनसे उन्होंने बात की। आप हमको बताइए, उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि मैंने उनको बिल दिया और बोला कहां पर फुल स्टॉप कॉमा लगाना है बता दीजिए। ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने। मैं प्राइम मिनिस्टर से हाथ जोड़ के बोलूंगा कि क्यों आप देश को गुमराह कर रहे हैं? अगर आपने वो बिल बना दिया था जो आपने कहा, तो भाई वो बिल आपने पार्लियामेंट में और फिर दूसरे स्टेक होल्डर्स को क्यों नहीं बुलाया? कितना माने प्राइम मिनिस्टर गुमराह कर रहे हैं। अगर आपने 3 साल तक उस बिल को बना लिया, तो फिर आप तो होना यह था ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में कि आप पहले बता देते कि देखो प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले बातचीत की। कहां था? कोई नहीं बनाया गया। की शिकायतें मिली और महिलाओं की शिकायतें बहुत ज्यादा थी। अरे, महिलाओं की शिकायतें क्या हैं बताइए? कि हमें हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। कैसा 95 के प्रिंसिपल एक्ट में और 2013 में जब अमेंडमेंट किया गया, 2013 में तो बीजेपी ने यूनानिमस पास करवाया उसको राज्यसभा और लोकसभा में। और कौन थे राज्यसभा में? लेट अरुण जेटली साहब थे। लोकसभा में कौन थे? लेट सुषमा स्वराज लीडर थी, अडवाणी थे।
अभी राजनाथ सिंह अभी भी है, उस वक्त थे, उन्होंने यूनानिमस पास कराया। भाई आप शाहनवाज हुसैन की तकरीर सुन लीजिए, वो तो तारीफ कर रहे हैं उस 2013 के कानून की। जब उस वक्त यूनानिमस आप पास करा दिए 13 में, अब आपने क्यों लेके प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं कि 3 साल आपने बात की? किससे बात की प्रधानमंत्री, आपने बताया हमको? आपका जब बिल 3 साल था तो आपने कहां दिया, किसको दिया? ये कौन सा आपका कंसल्टेशन का प्रोसेस है कि आप सिर्फ पिक एंड चूज करके लोगों को देंगे? आपको मिला वो बिल कॉपी? किसी मीडिया चैनल को मिला? किसी को नहीं मिला। छोड़िए, हमको छोड़िए भाई, जो मीडिया चैनल जो बहुत करीब है प्रधानमंत्री के, जो उनके कान, आवाज, सोच पे, छींक को भी समझ जाते हैं, तो उनको मालूम हो जाना चाहिए था बिल है, चल रहा है। आपने तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं किया, आपने या दूसरे चैनलों ने कोई नहीं किया। तो प्रधानमंत्री कल उनको बैठकर बोल रहे हैं 3 साल फुल स्टॉप खामा। अच्छा, हैरत की बात यह है कि आपने सेक्शन 2 लाया दाऊदी बोरा भाइयों के लिए, हमारे, उनका जिक्र ही नाम ही नहीं है उसमें। तो हैदराबाद में कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा, एक कहावत है। तो यहां ऐसा लग रहा है कि दाऊदी बोरा की दुकान पे मुकेश भाई की फातिहा हो गई। वो मिठाई खा रहे हैं बेचारे, इनको तो फायदा ही नहीं है। भाई 2C का क्या फायदा हो रहा दाऊदी बोरा को, बोलिए? उनका एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि हमारे जो रूहानी पेशवा दाइल मुतलक हैं, 1924 से प्रिवी काउंसिल से वो लड़ रहे हैं कि हमारे को वक्त में शामिल मत करिए। उनका अलग मामला है, मानते हम। मगर अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं भाई तो 3 साल बात किया। अरे प्रधानमंत्री, एक हमको भी जाए थे कॉपी। आप किसी अपने ही मीडिया को बोलते कि भाई तुम लीक कर दो इसको, कुछ नहीं। अब आगे क्या देख रहे हैं? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है तो अब यहाँ दारुस्सलाम में इतना बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? तालकटोरा स्टेडियम में इतना बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? रामलीला मैदान में कहा जा रहा है कि लोग इकट्ठे होंगे। कौन कह रहा है ये? तमाम जो कौन कह रहे हैं? हाँ, तो देखिए ये बीजेपी के लोग हमको डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम क्या करें क्या ना करें। जमहूरियत है, ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है या कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। अभी भी संविधान है यहाँ पर। बहुत सी दबाया जाता है, कोशिश की जाए, मगर संविधान तो है, डेमोक्रेसी तो है। अब हम कैसा प्रोटेस्ट करेंगे वो हम तय करेंगे। भाई हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करना क्या गुनाह है? हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोग्राम बनाया कि संविधान को बचाओ, वक्फ को बचाओ, और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यकीनन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग लड़ी जाएगी और अवाम के दरमियान में जाकर भी हम अपनी जो हमारे इख्तलाफ को, हमारे मुखालिफत को अवाम में दर्ज करवाएंगे। तो जो पहले से कॉल दी गई है वो सब प्रोटेस्ट होंगे? ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम राहत से आप रुके? पुरअमन प्रोटेस्ट होना चाहिए और इंशाल्लाह पुरअमन प्रोटेस्ट होगा। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप जहां भी प्रोटेस्ट करेंगे, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, पुरअमन करेंगे। देश के हर समुदाय को आप साथ लीजिए, उनको समझाइए कि कैसे यह कानून सिर्फ एक समुदाय से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और उनकी रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीना जा रहा है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के हो या तमाम लोग भी, कि भाई मुर्शिदाबाद, बंगाल में दंगे हो रहे हैं वक्फ बिल के मामले में ही प्रदर्शन है, वो गलत हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, एक आदमी की पुलिस फायरिंग में मौत हुई है। ये नहीं होना चाहिए था। हम वायलेंस का साथ ना कभी दिए ना कभी देंगे। हम इसका कंडेम करते आए, कंडेम करेंगे और इंशाल्लाह पुरअमन प्रोटेस्ट होगा। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से आप पर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ने हैदराबाद में ही। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री है जे किशन रेड्डी, वो कह रहे हैं कि आपने, ये मैं उनका जो पढ़कर सुना देता हूँ, कि अपने राजनीतिक रसूख को बढ़ाने के लिए मजलिस ने वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल किया। वक्फ के कई कम्युनिटी हॉल किसी और के नाम से बनवाए गए, लेकिन इनकी इनकम दारुस्सलाम को जाती है। अगर ओवैसी में दम है तो उन्हें अपनी और पार्टी की आय का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए, बताना चाहिए कि पार्टी ने 75 सालों में गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड से पूरी मलाई तुम खा लिए बीजेपी। कितने आपको 11,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं? बिल्ली जब दूध पीती तो आंख बंद करके पीती, तो समय दुनिया नहीं देख रही है। तुम इलेक्टोरल बॉन्ड क्या क्या है बताओ? पीएम केयर्स का तुम बताओ, हैं?
और आप डालिए वक्फ बोर्ड को लेटर लिखिए, तेलंगाना आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। आपको कौन रोक रहा है आपको? बल्कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने तो पूरा तेलंगाना के वक्फ प्रॉपर्टीज का एक डॉक्यूमेंट बनाकर जॉइंट वर्किंग कमेटी को और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को दिया है। आप तो केंद्र मंत्री मंगा लीजिए ना वहां से, क्यों इतना पेट में दर्द हो रहा है आपको? कह रहे कि 70,000 एकड़ जमीन, 5,000 करोड़ की संपत्ति है रेवंत रेड्डी सरकार की, उनके लिए काम करते हैं, लाखों पैसा आ सकता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को असदुद्दीन ओवैसी इनके लिए दूल्हे भाई हैं, मुझे मालूम। मगर हम इनको एक बात बता दीजिए, क्या सेक्शन 2C से बीजेपी की सरकार ने सेक्शन 2C इसलिए बनाया क्योंकि भारत के एक सबसे दौलतमंद आदमी को, जिसने एक आगा खानी यतीम खाने पर अपना घर तामीर किया, उसको मालिक बना रही नहीं बना रही है? आपने वो ट्रस्ट से निकालने का कानून सिर्फ उस आदमी के फायदे के लिए बनाया। आपने लिमिटेशन एक्ट क्यों निकाला? ताकि उस आदमी को पहले फायदा हो जाए। वो तो कल से मालिक बन गया होगा। सुप्रीम कोर्ट से जब ये लिमिटेशन एक्ट पे और वो हो गया है तो फिर तो मालिक बन गया होगा। वो तो 2C था, वो वही है ना। तो उसके लिए कानून बना। वो हमको बोले अच्छा ये जो आपने सेक्शन बनाया 3D, क्या आप उससे मस्जिद नहीं छीनेंगे? भाई किशन रेड्डी अगर यूनियन मिनिस्टर हैं तो दिल्ली के 120 प्रॉपर्टीज, 120 और 180 प्रॉपर्टीज जो सच्चर कमेटी ने कहा कि इलीगल ऑक्यूपेशन में है ASI के, तो वो बहैसियत यूनियन मिनिस्टर क्या ये कोशिश करेंगे कि वो 180 प्रॉपर्टीज और ASI जो इलीगल ऑक्यूपेशन में दिल्ली वक्फ बोर्ड दिलाएंगे? वो 120 जो दिल्ली के प्रॉपर्टीज है जिसका सच्चर कमेटी ने कहा कि 7,000 करोड़ उसकी मार्केट वैल्यू है, क्या उसको वापस दिलाएंगे दिल्ली वक्फ बोर्ड को? दिला दीजिए ना, ये सब सच्चर कमेटी ने कहा। आप जाइए, आप तो यूनियन मिनिस्टर हैं, दिला दीजिए उसको, कौन रोक रहा आपको? और आपकी सरकार ने कौमी तरक्याती स्कीम है वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करके रेवेन्यू बढ़ाने की। 10 साल में तुमने क्या किया बताओ? चलो नहीं, वो छोड़ दो, वामसी तो अलग है। एक कौमी तरक्याती स्कीम है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पैसे दिए जाते हैं हर साल कि आप एक वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करके रेवेन्यू का इजाफा करें। तुम 11 साल करोड़ दे दो ना। 2022-23 में 17 करोड़ अलोकेट हुए, 3 करोड़ दिए गए, 1 करोड़ भी खर्चा नहीं हुआ उसमें। उसकी जिम्मेदारी कौन में? उस पर है। अपना रिकॉर्ड पेश करो। आप वक्फ बा यूजर क्यों निकाल रहे आप, जबकि राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया था। तो ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाकर, भाई आपको अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है, मॉब लिंचिंग रुकाइए ना। इतनी आपको हमदर्दी है, बुलडोजर रुकाइए ना। इतनी आपको अगर मुसलमानों से हमदर्दी है, मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी है, तो फिर जरा जाकर बिल्किस बानो को बुलाकर मिल लीजिए। अच्छा, एक सवाल, अब एक टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। उपराष्ट्रपति का एक बयान आया जगदीप धनखड़ जी का, उन्होंने कहा एक कार्यक्रम में कि हमारे पास ऐसे जज है जो कानून बनाएंगे, सुपर संसद की तरह काम करेंगे, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही नहीं, देश का कानून पर लागू नहीं होता। ऐसे हालात नहीं हो सकते जहां राष्ट्रपति को आदेश दे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो, और इस तरह से लूज टॉक कर रहे हैं। मैं इसका कंडेम करता हूं उनके स्टेटमेंट का। उनको, आप इस देश के 133 करोड़ जनता के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप राज्यसभा के जिम्मेदार हैं, और आपकी जिम्मेदारी में कानून बनता है राज्यसभा में। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने पे तुले हुए हैं तो फिर आप संविधान को तो आप ही खराब कर रहे हैं। जब संविधान बनाने वालों ने उस आर्टिकल को रखा, हमको एक बात बता दीजिए कि नहीं, सुनिए, संविधान बनाने वालों ने उस आर्टिकल को रखा, जितने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कमेटी थे, क्या आपका विजडम बड़ा है या उनका विजडम बड़ा था? हम बता दीजिए हमको, क्या आपका विजडम बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा था? आज तक हिंदुस्तान में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए चले गए, मगर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह काबिल, पढ़ा लिखा, विजनरी कोई पॉलिटिशियन नहीं आया है। लॉ मेकर है, संविधान बनाने वाला है। जब उन्होंने उस सेक्शन को दिया है, क्या 142 को, आप कौन होते, मैं कौन होता हूं भाई? वो कह रहे तो परमाणु बम की तरह है। अरे परमाणु बम तो ऐसा है ना कि आपका ये चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि हर आदमी आपका कमिटेड हो जाए। वो ये बात को भूल रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। हमारे देश में थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर्स है।
जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, लेजिस्लेचर आजाद है, जुडिशरी आजाद है और एग्जीक्यूटिव आजाद है। अब जुडिशरी अपना फैसला सुना रही है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? माने आप ये चाह रहे हैं कि आपके हक में आ जाए। किरण रिजिजू का भी यही बयान था कि भाई अदालत का काम है कानून को, संसद बनाती है कानून और वो लागू करना। आप जज नहीं हैं, आप मंत्री हैं। जो जज है, ऑनरेबल जज है, वो जज का काम करेंगे, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, वो डिसाइड करेंगे कि यह कानून संविधान के तहत बनाया गया या उसके वायलेशन में बनाया गया। वो ये तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं उसको सामने रखकर बनाया गया नहीं बनाया गया, वो तो जज का काम है। आप डिक्टेट नहीं कर सकते। आप डिसएग्री करेंगे जजमेंट से, आपको राइट है, जैसा हम डिसएग्री करते राम मंदिर के जजमेंट से। कई जजमेंट्स आए, दलित का रिजर्वेशन आया, हम उस पर डिसएग्री करें, आप डिसएग्री करिए, मगर आप ये कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? आप बोलना क्या चाह रहे हैं? आप डरा रहे हैं क्या जुडिशरी को? जुडिशरी नहीं डरने वाली है आपसे, वो इंडिपेंडेंट थी और है और रहेगी। बल्कि आप एक गलत मैसेज देश को दे रहे हैं, बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जिन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा, हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट की कॉल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दी गई है और ये कहा गया है पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी कि जब तक इस बिल को चाहे सरकार वापस ले या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको स्टे किया जाए या वापस लिया जाए, तब तक पूरे मुल्क में जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है वो जारी रहेंगे। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ इंडिया टीवी के लिए हैदराबाद से मैं शुएब रजा।